मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जिंदगी में एक लंबा संघर्ष और फिर कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, रेडियो उड़ान की इस स्पेशल पेशकश में मिलवाएंगे हम आपको ऐसी ही कुछ पर्सनालिटीज से जिन्होंने जिंदगी में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया है और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो सुनना ना भूलिएगा प्रोग्राम एक मुलाकात हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक और रीवेबकास्ट हर शनिवार दोपहर 4 से 5 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम एक मुलाकात में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले सप्ताह आपको मिलाया था बाला नगेंद्रन से और ये भी वादा किया था कि हम आपको जो हमारी कम्युनिटी की एक और मेंबर हैं उनसे भी आपको मिलाएंगे जिन्होंने सिक्योर किया 773, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोगों ने इनके बारे में काफ़ी ऑलरेडी पढ़ रखा है तमाम न्यूज़पेपर में। आज हम एक डिटेल्ड वार्ता करेंगे इनके साथ। तो मेरे साथ है प्रांजल पाटिल जी, जो कि मुंबई से बेसिकली हैं, JNU में स्टडी कर रही हैं। इन्होंने UPSC को क्रैक किया है इस बार। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रांजल जी। थैंक यू दानिश। तो प्रांजल जी, क्या आप एक्साइटेड हैं, खुश हैं? जो आपने सोचा था कि आपकी जो टॉप करना है, जो रैंक आपका आया, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं जहां अभी इसको इम्प्रूव करना है? एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ मेरा जब रिजल्ट आया तब से, बिकॉज जो मेरी जर्नी रही है प्रिपरेशन की, तो वो बहुत ही एक्साइटिंग और इट वाज फुल ऑफ फन। मुझे बहुत मजा आया और फिर रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आया, तब से मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे लग रहा था कि जितना मेरे पास समय और जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे उस हिसाब से मेरा रिजल्ट सही है। और प्रांजल जी, हमें ये बताएं थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। आप कहाँ से हैं और थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई, और 10th तक मैंने दादर के ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की, कमला मेहता, ये गर्ल्स स्कूल है। उसके बाद मैं सेंट जेवियर्स मुंबई में गई, जहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस, आई मेजर्ड इन पॉलिटिकल साइंस। और वहाँ आई वाज अ टॉपर इन मुंबई यूनिवर्सिटी इन 2010 इन पॉलिटिकल साइंस। और फिर उसके बाद मैं JNU में MA इन इंटरनेशनल रिलेशंस में किया और MPhil भी किया वेस्ट एशियन स्टडीज में। एंड प्रेजेंटली आई एम परसुइंग माय PhD। आई एम इन सेकंड ईयर ऑफ PhD इन JNU इन वेस्ट एशियन स्टडीज। और मेरा काम लेबनान पर है और अभी मेरा वही काम चल रहा है। मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मेरा छोटा भाई है। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, माय मदर इज होम मेकर। मेरा भाई मुझसे छोटा है और उसका अपना एक बिजनेस है एंड वो पढ़ भी रहा है। एंड आई एम मैरिड। मैं 2014 नवंबर 26/11 मेरी शादी हुई 2014। एंड मेरे इन-लॉज के घर में मेरे हस्बैंड है, उनका छोटा भाई है और उनकी मम्मी है। ओके, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जी। फिर तो आपको एक बिजनेस है TV केबल। ये तो डबल मुबारकें होगी आपको अब मैरिज के बाद इस तरह से स्टडी को परस्यू करना और फिर UPSC को क्रैक करना। और वाकई आप
A lot of congratulations to you from all my listeners and all my teammates. तो प्रांजल जी, मैं आपसे ये जान रहा था कि दो सवाल आपके लिए है मेरे पास। पहला सवाल तो ये है कि मैंने देखा कि काफी लोग पॉलिटिकल साइंस, खासतौर पे मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, वो पॉलिटिकल साइंस को अडॉप्ट करती हैं लेकिन एक्टिव नहीं देखते हैं उस सब्जेक्ट में, जस्ट एक सब्जेक्ट लेने के लिए एक सब्जेक्ट लेती हैं। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आपने क्यों चूज किया, इसके पीछे क्या कुछ खास वजह थी? और दूसरी बात, मुंबई से दिल्ली में आने का सफर, जेएनयू आपने क्यों चुना? और मुंबई में भी इतने सारे कॉलेज हैं, कोई स्पेशल पर्पस दिल्ली में आने का? पहला आपका जो सवाल था पॉलिटिकल साइंस के बारे में, वो मैंने क्यों चुना, तो बचपन में हमें 9th-10th में 9th से हमें सिविक एक सब्जेक्ट था और वो हिस्ट्री का एक पार्ट माना जाता था और वो सिर्फ 25 मार्क्स के लिए ही होता था। एक बहुत उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, बट मुझे वो सब्जेक्ट बहुत पसंद था हमेशा, तो सिविक्स सब्जेक्ट जो था। और फिर 11th-12th में भी मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, तभी भी मुझे बहुत पसंद था वो। और मेरे घर में भी जैसे मैं हॉस्टल में रहती थी 10th तक, बट जब कभी घर आती थी और 11th के बाद मैं घर से ही कॉलेज जाने लगी, तो एक घर में भी डिस्कशन होता था पॉलिटिक्स के बारे में इन जनरल। मे नॉट बी द थियरी इन पॉलिटिकल साइंस, बट हाँ पॉलिटिक्स के बारे में, जो स्टेट लेवल पर क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, या फिर दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, तो एक डिस्कशन होता था। और एक चीज थी कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बचपन से ही पसंद था और तभी बहुत पॉलिटिकल इश्यूज पर हम पढ़ते थे, हम डिस्कस करते थे। और मुझे अभी भी याद है, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और जब वो इराक का वॉर हुआ था, अमेरिका ने इराक पर इन्वेजन किया था, एंड हम सब लोग सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में थे तभी। और फिर मेरे फ्रेंड्स लोगों ने न्यूज पढ़ा और तब मैं नहीं थी, और उन्होंने आके मुझे बताया कि पता है कि ये इराक पर ऐसे ऐसे हुआ है। एंड देन तभी हमारे में इतना अवेयरनेस था, मुझे अभी सोच के सरप्राइज होता है कि वी वर वेरी सीरियस एंड वी वर वेरी एजिटेटेड कि ऐसे कैसे कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक कर सकता है। और फिर वो एक जो था कि जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में जो वोट डालना था, और तभी कुछ चल रहा था कि इंडिया किसके साइड से वोट डालेगा, तो तभी हमें इतना टेक्निकलिटीज नहीं पता थी, बट हमें कुछ पता चला और उसका इंटरप्रिटेशन हमारा तो ये था कि अगर इंडिया ने अमेरिका के साइड से नहीं वोट डाला तो फिर इंडिया पर नेक्स्ट अटैक होगा, तो हम और गुस्से में थे। तो फिर ये सब आई थिंक एक माहौल था एक इनफॉर्मल लेवल पर, और वो सब चीजें मुझे बहुत फैसिनेट हुआ पॉलिटिकल साइंस के बारे में, एंड I really enjoyed it. And in my college also, I got very good teachers. वो पढ़ के तो इंटरेस्ट और भी बढ़ गया पॉलिटिकल साइंस के बारे में। और आपका दूसरा सवाल था मुंबई से दिल्ली का जर्नी कैसे रहा। तो जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे जेएनयू के बारे में पता चला, कुछ सीनियर्स जेएनयू में आए थे और तभी कुछ पता नहीं था कि ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है और इतना कुछ अच्छा है वहाँ, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं था। बस मेरे साथ ये होता है कि मुझे कुछ चीज पता चलती है और वो मुझे सिर्फ करनी होती है, वो कैसे है क्या है मुझे इतना नहीं पता होता है, फिर भी मुझे वो चीज करनी होती है। तो फिर मैंने जेएनयू के लिए एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया और फिर मुझे मिल भी गया उसमें। और एक चीज इसमें ये थी कि मुंबई में कॉलेज लेवल तक एजुकेशन इट्स वेरी गुड, बट हियर यहाँ एटमॉस्फेयर एक एकेडमिक्स के लिए उतना नहीं है जितना कि आपको अगर मीडिया में करियर परस्यू करना है या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करना है। आई थिंक ये शहर उस चीज के लिए ज्यादा अच्छा है। तो फिर अच्छा हुआ मैं जेएनयू में गई, उसके बाद मुझे पता लगा कि व्हाट अ वंडरफुल प्लेस आई एम इन एंड आई एम सो हैप्पी। और वहाँ एकेडमिक्स भी कितना इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे लोग हैं, सभी मोटिवेटेड है अपने करियर से लेके। कभी जैसे आपके शौक है पॉलिटिकल साइंस में, कभी आपने स्टूडेंट्स विंग का चुनाव लड़ा या कभी किसी कैंपेन में आपने पार्टिसिपेट किया? मुझे पॉलिटिक्स हमेशा से बहुत अट्रैक्ट किया है मुझे पॉलिटिक्स ने, बट ऑफकोर्स सबके साथ जैसा डिसअपॉइंटमेंट है वैसा मेरा भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहा है पॉलिटिक्स के साथ। बट जेएनयू का स्टूडेंट पॉलिटिक्स ये बहुत एक डिफरेंट चीज मुझे लगी, जो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बहुत अलग है कि आप एक इशू लो, इशू को लेके अपने
स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लोगों, स्टूडेंट्स के पास जाओ, उनके साथ डिस्कस करो। दे ऑल्सो आस्क यू क्वेश्चन, दे रिप्लाई। तो ये सब मुझे बहुत फैसिनेट किया, ये सब चीज़ों ने। और जब मैं जेएनयू में गई तभी पॉलिटिक्स बैन था, माने इलेक्शन बैन था। और फिर स्टूडेंट्स ने अपना स्ट्रगल करके फिर से इलेक्शन स्टार्ट हुआ। हमने एमए सेकेंड ईयर में हमने इलेक्शन देखा। इट वाज वेरी लॉट ऑफ फन, बहुत मजा आया था। और फिर मैंने भी एक्चुअली एक बार चुनाव लड़ा काउंसिलर के लिए, और जो मैं हारी, आई लॉस्ट इट, बट आई रियली एंजॉयड इट। हमारा जो 5 पीपल का पैनल था, हमने इतना वो एंजॉय किया, वो कैंपेनिंग, वो हर स्ट्रगल, वो सुबह उठना, रात में लेट सोना। तो मैं बहुत सीखी उससे। और जेएनयू के स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मुझे लगता है बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। ईदर यू कंटेस्ट इलेक्शन और नॉट, बट इन एनी फॉर्म वी कैन लर्न अ लॉट, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट। ये एक और बड़ी बात है, आप बेसिकली यू नेवर लॉस्ट, यू वन दैट बॉटल एज वेल, बिकॉज एक फीमेल्स के लिए पॉलिटिकली कॉन्टेस्ट करना ब्लाइंड कम्युनिटी में मैंने ज़्यादा इतना नहीं सुना है। हो सकता है कुछ और एक्सेप्शंस हो आपके जैसी, लेकिन मैंने बहुत कम सुना है। तो इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आपने वो चुनाव भी जीता है, हारा किसी भी एंगल से नहीं है। अब प्रांजल जी आगे बढ़ते हैं। अब ये बताएं कि स्टडी में आपको क्या चैलेंजेस आए। बेसिकली आप जब जो आपका प्राइमरी स्टडीज थी, जब आपकी जो हाई स्कूल तक की स्टडीज थी, तो कैसे आपकी फैमिली कॉप करती थी और किस तरह के आपको चैलेंजेस आए उस समय? रियलिटी तो ये है कि 10th तक मुझे कुछ ऐसे बहुत ज्यादा पढ़ाई से लेके इतना कुछ उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता था। मैं एक गर्ल्स स्कूल में थी। हम सब विजुअली चैलेंज, हम ब्लाइंड गर्ल्स सब थे। तो हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्मॉल वर्ल्ड था। आई एम सेइंग इट ब्यूटीफुल, इट वाज रियली ब्यूटीफुल, बिकॉज हम लोग बहुत ही हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और हमारा ये था कि अगर एक को पढ़ना है तभी सब पढ़ेंगे, एक को नहीं पढ़ना है तो फिर हम कोई नहीं पढ़ेगा। और फिर अगर किसी को एक चीज, अगर किसी मैथ का एक सम समझ में नहीं आ रहा है तो हम सब रुक जाएंगे तब तक जब तक वो इंसान को वो समझ में ना आए। तो हमारी ग्रुप स्टडी रहती थी और हमें लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। तो अपने टेक्स्ट बुक से ज्यादा तो हम सब लाइब्रेरी से उठा के, हमारे ग्रेड बुक्स हमारी लाइब्रेरी में होते थे तो वो पढ़ते थे। तो जब 10th में आए तो थोड़ा फील हुआ कि अरे कुछ ये बोर्ड का एग्जाम होता है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सब इसको बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। तो हमने थोड़ा पढ़ाई करनी शुरू की। और स्कूल में तो ये था कि मोटिवेशन की कमी थी क्योंकि हमें बाहर का वर्ल्ड ही नहीं पता था। आई मीन आपको जब अवेयरनेस ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और आप बड़े खुश हो अपने खुद के वर्ल्ड में, तो एक मोटिवेशन की कमी थी। मोटिवेशन की कमी सिर्फ मार्क्स लाने के लिए वगैरह थी, बाकी लाइफ में तो बहुत थी। तो और फिर स्कूल में ये चीज थी। और सेकेंड इशू वाज मेरा मराठी मीडियम स्कूल रहा है और इंग्लिश वाज एन इशू। हमें इंग्लिश नहीं आता था और हमें इंग्लिश सीखने की चाह भी नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर कोई सीख रहा है, कोई कोशिश कर रहा है, वो भी हमें पसंद नहीं था। तो वो एक था। और फिर बाद में जब मैं 11th में कॉलेज गई, मैं इंग्लिश मीडियम में मैंने किया और तभी फिर नोट्स की डिफिकल्टी थी, लेक्चर्स में समझ में नहीं आता था। और फिर मैं घर से कॉलेज में अप डाउन कर रही थी। तो मेरी मम्मी मैं क्लासमेट से नोट्स लाती थी, मेरी मम्मी पूरा डिक्टेट करती थी, मैं अपना ब्रेल में लिखती थी और फिर पूरा बाय हार्ट करती थी क्योंकि तभी समझ में तो आता था नहीं। और जो दोस्तों की, जो क्लासमेट की हैंड राइटिंग होती थी वो पूरा कर्सिव राइटिंग अपने हिसाब से, तो वो मम्मी को समझने में बहुत डिफिकल्टी आती थी। बट ऐसे हुआ और मैंने बहुत पढ़ाई की 11th-12th में। आई रियली वर्क हार्ड। शायद मैंने पूरी लाइफ में शायद 11th-12th में ही ज्यादा पढ़ाई की होगी, इवन मोर देन यूपीएससी। तो मुझे 12th में बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस रहा और मैं मेरे कॉलेज में फर्स्ट थी और कंटिन्यू रहा। ग्रेजुएशन में भी वही स्ट्रगल। जेवियर में मुझे एक बहुत ही डिफरेंट माहौल मिला जो बहुत अननोन था मेरे लिए, बहुत न्यू था और इतना भी कंफर्टेबल नहीं था। तो लेकिन कोशिश करने से और
सबके एनकरेजमेंट से, घर से एनकरेजमेंट जो मिलती थी पेरेंट्स से, और मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, उनसे एनकरेजमेंट मिलती थी, तो बहुत अच्छा। फिर वो ग्रेजुएशन का भी सफर बहुत अच्छा रहा। और बाद में जब जेएनयू में आए तो फिर ब्रेल में तो कुछ था ही नहीं अवेलेबल, एंड मैं जितना पॉसिबल हो सके मैं उतना कंप्यूटर से दूर भागी हूँ। मुझे ब्रेलिंग सही लगता था, और ग्रेजुएशन में भी काफी हद तक मैंने ट्राई किया कि मैं नोट्स क्लास में ही मैं नोट्स लिख लेती थी, तो ब्रेल काफी था। और फिर एमए से अवेलेबल नहीं था ब्रेल में, तभी भी वहाँ भी मैं नोट्स लिखती थी क्लासरूम में, जो हमारा डिस्कशन चलता था उसमें से। फिर लेकिन कंप्यूटर का और अपना जॉब्स का यूज वाज इनएविटेबल फॉर मी। और जैसे अभी एमफिल और पीएचडी में आई तो फिर अभी ब्रेल तो कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ कंप्यूटर में करना है। तो वो कंप्यूटर का जो शिफ्ट था वो मेरे लिए इतना कुछ शुरुआत में इतना जॉयफुल नहीं था। तो अगर इट इज अ चैलेंज देन दिस वाज चैलेंज फॉर मी। ओके, तो अब थोड़ा सा अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं, और अब यूपीएससी की ओर बढ़ते हैं। यूपीएससी में आने का शौक कब से था, और ये आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी अगर मैं गलत नहीं हूँ? मेरी डिसेबिलिटी आई एम 100% ब्लाइंड, और मुझे मेरे वीक विजन थी बचपन से ही, लेकिन मुझे दिखता था। और मैं एक साइटेड स्कूल में, और मैं जो कुछ बोर्ड पर लिखा है वो सब मुझे समझ में आता था, दिखता था सब कुछ, यानी खेलना कूदना, यहाँ वहाँ जाना आना सब कुछ था। और तो मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तभी बच्चों के हम सब खेल रहे थे, तो उसमें कुछ किसी ने आँख पर थोड़ा इंजरी किया, और वो सिर्फ एक बहाना बन गया, तो मेरा एक आई का विजन गया तभी। एंड जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में आई तब एक बहुत मेरे कजिन मामा की शादी थी, बहुत मस्ती की, पूरा सनलाइट में, ब्राइट सनलाइट में रह के। तो फिर वो शादी के बाद शादी में मैंने बहुत मस्ती की, और फिर उसके बाद मुझे फीवर आया थोड़ा बहुत, और फिर मुझे दिखना बंद हो गया, और मेरी सर्जरीज हुए 3। रेटिना डिटैचमेंट है मेरा, और फिर वो सर्जरीज मेरी सक्सेसफुल नहीं रहे, और फिर उसके बाद मेरा पूरा 100% ब्लाइंडनेस है तब से लेकर आज तक। और यूपीएससी के बारे में मुझे पता चला था जब मैं कॉलेज में थी। आईएएस यही चीज सिर्फ पता थी, उसके लिए एग्जाम वगैरह फिर बाद में धीरे धीरे पता चलता गया। और फिर धीरे धीरे ही ये डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हुआ कि मुझे करना है। लेकिन जैसे मैं ग्रेजुएशन में थी और तभी की मेरी पढ़ाई मेरी चल रही थी, और मैं घर से कॉलेज तक ट्रैवल करती थी मुंबई के लोकल ट्रेन से सुबह शाम, तभी मुझे टाइम, एनर्जी, स्पेस नहीं मिला कि मैं यूपीएससी का कुछ पढ़ पाऊँ। फिर जब जेएनयू में आई तभी भी एमए के अपने क्लासेस चल रहे थे, और उसकी एग्जाम उसमें ही फिर से 2 साल गए। एमफिल में भी सेम सिचुएशन रही कि डिसर्टेशन लिखना है, और हमेशा से ये था कि जो कर रहे हो वो पहले अच्छे से करना है, तो उसमें फिर मैं हमेशा वही चीजें करती रही। और जब फिर थोड़ा टाइम मिल गया और लगा कि अभी मेरे पास कोई रीजन नहीं बचा है कि मैं खुद को क्या बताऊं कि मैं एग्जैक्टली ये चीज क्यों नहीं कर रही हूँ, तब फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू की। टाइम, एनर्जी, स्पेस, जब सब कुछ हुआ, डिटर्मिनेशन भी था, तब फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की, और ये बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी थी मेरे लिए। एंड हालांकि मैंने 1 ईयर पढ़ाई की होगी यूपीएससी के लिए, बट जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि मुझे रीडिंग का भी बहुत शौक था हमेशा से, न्यूज़पेपर का हमेशा से शौक था, एक डिस्कशन का हमेशा से हमारा था कि डिस्कशन करते थे, एक सोचने की आदत थी। वो हर चीज मुझे इस एग्जाम में मुझे यूजफुल रही, और सिर्फ वो 1 साल की पढ़ाई ही नहीं, तो ये हर चीज यूजफुल थी। यूपीएससी की अगर बात करूं तो अगर मैं आपको कहूं कि 5 टिप्स आप हमारे लिसनर्स को दें जो उनको हेल्प करें उनकी प्रेपरेशन में, और वो भी प्रांजल पाटिल बन सकें, तो वो 5 टिप्स क्या होंगे? सबसे पहले तो हैव फेथ इन योरसेल्फ, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम क्यों नहीं करें इसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो हम क्यों करेंगे ये चीज, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज होती है कि हमें खुद में फेथ रहना चाहिए।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये यूपीएससी का प्रिपरेशन है तो कुछ भी हो इसके लिए। सेकेंड चीज, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रहने की बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी वाली है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, अनसर्टेनिटीज है एंड एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। तो एक पॉजिटिव हेल्दी अप्रोच रहना बहुत जरूरी है। थर्ड इज हार्ड वर्क, वी रियली नीड टू स्टडी अ लॉट। फोर्थ इज कंसिस्टेंसी, जो हार्ड वर्क है वो सिर्फ एक दिन, एक वीक, एक महीना नहीं करके होगा, तो वो कंसिस्टेंटली हमें हार्ड वर्क रखना चाहिए। एंड फिफ्थ थिंग इज लॉट ऑफ, फिफ्थ में 2 पॉइंट्स एक करके मैं बता रही हूँ, लॉट ऑफ रीडिंग एंड लॉट ऑफ रिविजन। तो इन पांचों में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है आपके लिए? रीडिंग, रिविजन, कंसिस्टेंसी, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, ये 4 इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आपको ये खुशखबरी किसने दी थी कि आपका एग्जाम आप वेट कर रहे थे, या आपके फ्रेंड्स वगैरह ने आपको बताया यू हैव क्रैक्ड इट? मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल कि उस दिन एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, और मैं खुश थी। मुझे लग रहा था कि थोड़ा रिजल्ट लंबा, मैंने थोड़ा लेट आ जाए ताकि मेरा पीएचडी का तब तक अच्छा काम हो जाए। एंड लेकिन सबसे पहले मुझे मेरे हस्बैंड ने ये न्यूज़ दी। समहाउ उनको वो आइडिया थी, क्या था पता नहीं, बट ही ओनली टोल्ड मी, एंड तभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में रिजल्ट आ गया है। बट हाँ, उन्होंने मुझे सबसे पहले ये न्यूज़ दी। अरे वेरी गुड। मेरे को भी वैसे रेटिना डिटैचमेंट है, तो एक क्वालिटी मेरी आपके साथ मिलती है, अल्कोहलिक क्वालिटी नो। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। आपने हस्बैंड की बात की, तो हम थोड़ा सा अब आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ के ऊपर बात करते हैं। ये कितना आपकी लव मैरिज है, थोड़ा सा लिसनर्स को बताएं, और कैसे आपका ये रहा, और आप इससे पहले किसी जॉब में थी? क्योंकि मेरे को अक्सर ये जो रिसर्च जो लोग करते हैं, जब आम लोगों से बात होती है हमारी कम्युनिटी में, तो वो कहते हैं कि एक जॉबलेस विजुअली इम्पेयर्ड की शादी बहुत मुश्किल है। तो आपके हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम है, जहाँ ही साइटेड, और कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं। मेरे हस्बैंड साइटेड है, उनको दिखता है। ये मेरे साइड से तो मेरी एक अरेंज मैरिज है, उनके साइड से ये लव मैरिज है, बिकॉज ही रियली लाइक मी फॉर सम टाइम। और तब मेरा शादी का कोई इशू, मैंने कोई डिस्कशन नहीं था। तब जब ये डिस्कशन आया, तब जब उनको पता चला कि अप्रोच माय कजिन फैमिली, जिनको वो जानते थे, तब उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया अपने फीलिंग्स। और फिर उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स से बात की, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे की, और फिर हमने थोड़े टाइम हम कुछ मिले, मैंने मेरे सब चीजें बताई लाइफ में, मैं क्या हूँ, कैसे मैं कितनी डिटरमाइंड लड़की हूँ, करियर ओरिएंटेड गर्ल हूँ। एंड कोई भी मुझसे यानी ऐसा कुछ नहीं कि कोई मुझ पर कोई एहसान कर रहा है शादी करके, बिकॉज आई एम एन वेरी इंडिपेंडेंट गर्ल। मैंने आई टोल्ड हिम ईच एंड एवरीथिंग, एंड I asked him so many questions and I put so many conditions upon him, but उनका एक फिक्स था कि उनको मैंने उनका थिंकिंग पहले ही हो चुका था, उनका डिसीजन वो पहले ही ले चुके थे। काफी टाइम लिया था उन्होंने, जब हमें पता भी नहीं था। तो हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया उनके साइड से। एंड जब हम हम मिले, एंड फिर मैंने सब कंडीशंस रखी, उन्होंने सबको हामी भरी, और हमारी एंगेजमेंट हुई। उसके बाद वी टुक रियली अ लिटिल लॉन्गर टाइम, सो दैट इफ समथिंग if it doesn't work out, then it might not work out in this period. So we took more than like around 7 months between engagement and wedding. और फिर सब कुछ सही, अभी तक सब सही रहा है, और उनका और पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, बिकॉज दे न्यू एवरीथिंग कि मुझे जॉब करना है। अब तक मेरा पीएचडी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई थिंक एक ऐसे जनरलिस्टिक
व्यू नहीं हो सकता शायद हमारा, कि ये शायद इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हाँ, बट एक चीज मुझे यानी मैं भी इसमें बिलीव करती हूँ कि यस, हमें पहले फिनेंशियली और सोशली भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक ये इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले। और शायद मैं उस मौके पर जॉब में नहीं थी, बट मेरा यूजीसी नेट भी क्लियर था और मैं ऑलरेडी एमफिल पास कर रही थी तभी, तो एक था कि अगर कुछ सिचुएशन आए ही समय तो मैं जॉब ले सकती हूँ, तो एक सिक्योरिटी थी मन में। और फिर उनका भी एक सपोर्ट था और उनकी सबके सामने ये अग्रीमेंट थी कि मैं कंडीशंस, मेरे सब कंडीशंस उनको मंजूर है। एंड आई रियली लाइक हिम एक्चुअली बिकॉज आई डोंट नो, आई हैवंट सीन सच मेन ज्यादातर। और मुझे मेरी दो ही चीजें थी, मेरी दो एक्सपेक्टेशंस थी सबसे एक लाइफ पार्टनर से, कि वो सेल्फ मेड होना चाहिए एंड सेकंड इज ही शुड रिस्पेक्ट मी अलॉट। तो his father is no more and he is the elder person and वही अपने फैमिली को देख रहे हैं and he is completely self made person। तो वो एक था and he really respects me, so my expectations are being fulfilled। बिल्कुल, ये एक एक्सेप्शनल केस है और यू आर द लकीएस्ट वन, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ ऐसे ही चलेगी और लॉट ऑफ विशेस दैट यू विल बी ऑलवेज हैप्पी विद हिम, यू बोथ हैव अ स्प्लेंडेड लाइफ अहेड। अब हम डिसेबिलिटी पर थोड़ा सा आते हैं प्रांजल जी। डिसेबिलिटी में मैंने आपसे पहले भी पूछा था, तो मुंबई में थोड़ा सा पहले हम इस बात को जानना चाहते हैं, आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है मुंबई में और दिल्ली में लोगों के एटीट्यूड में या विजुअली इम्पेयर्ड को जो चैलेंजेस आते हैं उसको आप कैसे देखती हैं? दोनों को अलग अलग हमने डिफाइन करना है, तो कैसे देखते हैं? वहां ज्यादा चैलेंजेस है, यहाँ ज्यादा चैलेंजेस हैं, और एटीट्यूड जो बैरियर हैं वो कितने हैं? दोनों में कितना फर्क है? मुंबई में मैंने जैसे लोकल ट्रेन से ट्रैवल किया था और एक सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट है मुंबई की लाइफ का वो मैंने अनुभव किया है। तो अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस तो यानी लाइफ का पार्ट ही है। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आए हैं कि लोग आके ही खुद ही दे एक्सटेंड देयर हेल्पिंग हैंड कि यहाँ जाना है, रोड क्रॉस करना है, कुछ भी है, आगे गाड़ी है, यहाँ से चलो, यहाँ से नहीं चलो, या फिर लोकल ट्रेन में नहीं। मेरा सवाल है कि मतलब एक जनरल आपको क्या लगता है कौन सी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं डिसेबल को, दोनों एरियाज की अगर बात करें इन जनरल? मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स मुंबई में मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ बुरे भी एक्सपीरियंस आए। एटीट्यूडनल बैरियर यहाँ भी है, बिल्कुल है। और दिल्ली की अगर बात करें तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं जेएनयू में रहती हूँ और दिल्ली में, जेएनयू और दिल्ली थोड़ा अलग चीज है, तो मैं दिल्ली में नहीं रही हूँ, यही कहना एक सही रहेगा कि मैं जेएनयू में रही हूँ। और जेएनयू में एक मिनी इंडिया है। और जो एटीट्यूडनल बैरियर होता है कि हेल्पिंग एंड वो सब में ठीक है, लेकिन एक फ्रेंडशिप के लेवल पर भी एक एटीट्यूडनल बैरियर हमें दिखता है और मुझे भी दिखा है वो। लेकिन इस एरिया में भी मुझे दोनों अच्छे और बुरे दोनों अनुभव आए कि पीपल आर नॉट रेडी टू बी फ्रेंड विथ यू। भले आपके दोस्तों से वो दोस्ती करना प्रीफर करेंगे लेकिन आपसे कम करेंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छे दोस्त भी मिले हैं अभी जाके, तो मुझे लगता है एटीट्यूडनल बैरियर दोनों जगह है और अच्छे अनुभव भी दोनों जगह। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक डिसेबिलिटी कम्युनिटी की। आप चाहे कुछ करना चाहें ना करना चाहें, लेकिन कम्युनिटी की एक एक्सपेक्टेशंस आपसे लग जाती हैं जब आप किसी टॉप पोजीशन पे जाती हैं। तो क्या लगता है आपको इस समय, अगर डिसेबिलिटी कम्युनिटी में आपका कोई प्लान है आगे काम करने का, तो अगर काम करने का है तो किस एरिया में आप काम करना पसंद करेंगे? सबसे ज्यादा मुझे लगता है मुझे एटीट्यूड पर ही काम करना पसंद आएगा। एटीट्यूडनल बैरियर्स ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो आवरसेल्फ। जैसे कि अगर कोई हमें कम समझता है तो फिर हमें खुद का पर्सपेक्टिव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड इतना ज्यादा पॉजिटिव करना पड़ेगा कि कोई हमें कुछ भी समझे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और
वी शुड ड्रीम ऑलवेज हाई। तो एक वो ये काम मेरा पर्सनल लेवल पर होगा, बट व्हेन यू गेट सम पोजीशन, people are ready to listen to you, and I feel my community people might listen to me now more because of my success. तो ये एक चीज एटीट्यूडनल लेवल पर एक चीज मैं करूंगी। एंड सेकेंड थिंग ऑल अबाउट दिस फिजिकल एंड बाकी सब जो बैरियर्स होते हैं कि मोबिलिटी में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, अगर इसमें भी मुझे कुछ मौका मिले तो आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस इशू एज वेल। एक मैं क्वेश्चन हमेशा सबसे करता हूँ। जी बोलिए। और एक चीज है इन टर्म्स ऑफ, जब मैंने फिजिकल बैरियर बोला, इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टडी, बिकॉज सिर्फ कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन देके वो कितना फुलफिल होता है वो और एक डिफरेंट इशू है। बट सिर्फ रिजर्वेशन देके और सिर्फ एडमिशन मिलके इट इज जस्ट वन एस्पेक्ट, one angle of the story, but बाकी सब to ensure the quality education, सिर्फ जेएनयू में पढ़ के, सिर्फ जेएनयू में एडमिशन लेके, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके नहीं हो सकता कि उसके बाद वहाँ की कोर्सेज हम कितनी अच्छी तरह से परस्यू कर सकते हैं, हमारे लिए कितनी एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी मुझे लगता है एटीट्यूड का ही बहुत ज्यादा रोल प्ले हो सकता है ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। बैरियर ब्रेक पेश करता है नया ऐप न्यूज हुक। न्यूज हुक एक ऐसा ऐप है जिसे विशेष तौर पर विकलांगजनों और सीनियर सिटीजन के लिए एक्सेसिबल बनाया गया है। ये ऐप टॉकबैक के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है और इसमें खबरों के लिए साधारण इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज ही अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाइए और टाइप कीजिए NEWZHOOK, डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए न्यूज हुक। न्यूज हुक के साथ खबरें पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। न्यूज हुक, अ ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं ये एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, और मेरे को अक्सर ये लोग कहते हैं कि ये सवाल आप सबसे करिएगा। कई बार मेरे को ऑकवर्ड भी लगता है सबसे एक सवाल करना, लेकिन बहरहाल फिर से मुझे ये सवाल लिसनर्स के खातिर पूछना पड़ेगा। हमने पास्ट में देखा है, माजी में हमने कुछ चीज़ें देखी हैं कि जो हमारे टॉप पोजीशन पर लोग गए हैं वो कम्युनिटी से कट हो जाते हैं पोजीशन के बाद। तो क्या आपको उसके पीछे लगता है कि कई बार आदमी बिजी होता है, या दूसरे लोग एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगा लेते हैं, या एटीट्यूड में हमारी कम्युनिटी में भी एक अलग अलग एटीट्यूड बन जाता है? एक पोजीशन, एक बी क्लास, सी क्लास, ए क्लास और डी क्लास की जो आज की धारा चल रही है, हम वन सिस्टम से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन अब क्लास सिस्टम में डिवाइड होता जा रहा है सब कुछ। तो ये कितना चैलेंजेस रहता है, और आपको क्या आपका एक्सपीरियंस है, या क्या आपका कुछ ऐसा रहेगा एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद? जी। मुझे लगता है कि ऐसे
ये शायद हमारा सोचना होगा उनके बारे में, बिकॉज जब आपको एक पोजीशन मिलती है उसके साथ एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, और हम वो अपने पहले वाले ही वे में सोचते हैं कि हाँ शायद ये मेरा इतना अच्छा दोस्त था या फिर ये इतनी अच्छा इंसान था और ये अभी ध्यान नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है शायद ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम खुद बहुत एक स्ट्रगल करके जब हम आगे जाते हैं तो डेफिनेटली हम एक जो स्ट्रगल कर रहा है हमारे साथ, उनके साथ हम एम्पैथाइज बिल्कुल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, और ये एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है कि मुझे पता है कि मैंने क्या स्ट्रगल किया और क्या क्या बैरियर्स और क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। तो आई विल बी ऑन माई फीट, विल बी ऑन द ग्राउंड, और मैं बिल्कुल कट ऑफ नहीं दूंगी। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक रात में या फिर एक साल में या 2 साल में कुछ हो सकता है। थिंग्स टेक टाइम एंड ओनली दोज थिंग्स दे आर सस्टेनेबल थिंग, आई फील। सेक्सुअल अब्यूज, फीमेल सिक्योरिटी, ये एक इश्यूज रहता है, चाहे हम अपनी एनजीओज की बात करें चाहे हम मेन स्ट्रीम में करें। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है, एक सेल्फ टेक्निक फीमेल्स को सिखाना या सेल्फ इंडिपेंडेंट करना। कई लोगों के पेरेंट्स बहुत सारी लड़कियों को नहीं भेजते हैं, जिसके कारण से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से वो वंचित रह जाती हैं। तो ये सेक्सुअल अब्यूज और फीमेल सिक्योरिटी का कितना बड़ा इशू है और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? ये इश्यू तो बिल्कुल है, माने ना माने, घर के दीवारों के बीच, बाहर नॉन लोगों से, अननोन लोगों से, कम्युनिटी में, हमारे कम्युनिटी के बाहर ये इश्यूज तो है। और उसके लिए हमें सबको मिलके, सब गर्ल्स को एक खुद को एम्पावर करने की बहुत जरूरी है। जब हम खुद को एम्पावर करेंगे, और वो हो रहे हैं बिल्कुल, एजुकेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है वो एम्पावरमेंट का, वन ऑफ द वेज है। और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट जो टेक्निक्स होती है वो भी हमें बिल्कुल सीखनी चाहिए। जैसे जेएनयू में हमारे दोस्त लोग प्रयास कर रहे थे कि हमें अलग से टाइकांडो का, जो हमें टाइकांडो होता है जेएनयू में, तो उसके क्लासेस हमारे लिए भी दिए जाए। तो उस डायरेक्शन में एफर्ट्स तो चल रहे हैं। और जो पेरेंट्स, आपने जो एक सही मुद्दा बोला कि पेरेंट्स नहीं भेजते हैं लड़की की सिक्योरिटी के लिए उनको बाहर, बट मेरा तो कहना ये है कि हम ये 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि घर के अंदर भी लड़कियां सेफ हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें उनको एम्पावर करने के लिए उनको बाहर भेजना ही चाहिए, उनको पढ़ाना ही चाहिए। और हम सब गर्ल्स ने भी खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, एवरीथिंग इन एवरी एस्पेक्ट, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, ऑल्सो इमोशनली, कि हमने कभी भी खुद को किसी और पर डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। एंड मेन ने भी अपना अप्रोच बहुत बदलने की जरूरत है, बिकॉज कितना भी पढ़े, यानी जो एजुकेशन है, मुझे इस डायरेक्शन में मुझे पता नहीं उसने कितना हेल्प किया है, बट बहुत जो एजुकेटेड मेन होते हैं उनका भी एटीट्यूड अब तक वही है कि वी आर डोमिनेंट पीपल एंड गर्ल्स एंड women are subordinate. Whatever they study, but their job is to cook, only to look after children. तो एक जो अप्रोच है वो बहुत बदलने की जरूरत है। तो दोनों साइड से चेंजेस लाने की जरूरत है। एंड उसके बाद एक जो सोसाइटी इमर्ज होगी, इट विल बी सो ब्यूटीफुल। प्रांजल, एक इशू आपने क्या कभी नोटिस किया है, जो हमारी कम्युनिटी की फीमेल्स हैं, अब टेक्नोलॉजी का टाइम है और काफ़ी एम्पावरमेंट चल भी रही है, प्रयास हर तरफ से चल रहे हैं, गवर्नमेंट से भी चल रहे हैं, एनजीओ द्वारा भी चल रहे हैं, इंडिविजुअल तौर पे भी चल रहे हैं, लेकिन आज तक जो मेरे को काम करते हुए, आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 6-7 ईयर्स इन दिस फील्ड, तो जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो हमारी फीमेल्स हैं उनमें खुद में यूनिटी नहीं है। वो हर किसी अलग अलग एनजीओ के बैनर के तले हैं, लेकिन अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है, जिसके कारण फीमेल्स के बहुत सारे इश्यूज रह जाते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है? आपको लगता है इस दिशा में काम करने का जरूरत है और फीमेल्स को एक बॉडी होनी चाहिए जो फीमेल्स को सुने, जो लड़कियों के इश्यूज को सुने, उसे टैकल करे? मुझे लगता है कि ये जो आपने डिसयूनिटी वाली बात की, वो
वो हर फील्ड में है, वो हर कम्युनिटी में है, लाइक एनीथिंग, विमेन, मेन, आप कास्ट का करें, क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज, हर चीज में ये डिफरेंसेस तो बिल्कुल है। तो और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, बट एक बेसिक चीज हम सबने याद रखनी चाहिए कि हाँ, कि जो हम विमेन हैं, हमने जो स्ट्रगल करके आगे आए हैं, तो दूसरों के साथ भी हमें एम्फेसाइज होना है। और एक हम अगर एक अच्छा इंडिविजुअल, अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, तो फिर अच्छे विमेन और सबको एक जो सबका सुन सके, उनके प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड कर सके, उसके सॉल्यूशंस ढूंढ पाए, तो ये तो ऑटोमेटिकली होगा ही। और किसी भी वर्ग में किसी को भी एक यूनिटी का तो हमेशा बेनिफिट होता ही है। तो हमारे कम्युनिटी में इफ यू आर यूनाइटेड देन इट विल डेफिनेटली बेनिफिट अस। तो सेम विद वुमेन, अगर वो मुझे नहीं लगता कि यूनिटी यानी वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज अपॉन आवर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, या फिर जो कुछ है वो डिसएग्रीमेंट्स में रहेंगे, बट एक कॉमन मिनिमम एक बेसिक चीजें होती है कि जिसमें हम यूनिटी ला सकते हैं, कि एक वुमेन एम्पावरमेंट हो, इंडिपेंडेंस टू वुमेन हो, एक इक्वालिटी का जो दर्जा है वो हो। तो एक बेसिक चीजों पर तो यूनिटी होनी ही चाहिए, और वो मुझे लगता है कि काफी हद तक अभी वो चीजें शुरू हुई है। जैसे मैं खुद को और मेरे अपने दोस्तों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, थिंग्स आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। शादी के बाद प्रिपरेशन करना, फैमिली को भी देखना, और एक यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम एक बहुत टफ जो माना जाता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना, इस दौरान आपको क्या चैलेंजेस आए और कितना मुश्किल था? चैलेंजेस तो थे, लेकिन कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स रहे कि इनफैक्ट मेरा मैरिज एक पॉजिटिव फैक्टर बन के इमर्ज हुआ, क्योंकि एक पेरेंट्स को भी थोड़ा रिलैक्स हो गए, एक इमोशनल सोशल एक सिक्योरिटी मिल गई, और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। तो मुझे ऐसे एज अ फैमिली ऐसे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस के लिए बहुत एनर्जी और टाइम नहीं देना पड़ा। एक ये पॉजिटिव फैक्टर रहा। लेकिन एक होता है कि जैसे हर एक एग्जाम के बाद मैं घर आती थी, जैसे पहले अगर पेरेंट्स थे तो उनको चलो बता दिया कि अरे मुझे नहीं आना है घर, मैं अभी से जल्दी से फिर से स्टडी करना स्टार्ट कर दूंगी नेक्स्ट एग्जाम का। लेकिन इसमें बताना बहुत मुश्किल था, और खुद को भी लगता था कि अरे इतना ये लोग अगर आपको इतना सपोर्ट कर रहे तो लेट मी ऑल्सो डू लिटिल माई बिट। तो फिर वो एग्जाम के बाद घर आना, और जब मैं स्पेशली शादी के बाद जब मैं घर आती थी तो मैं कभी मेरे पेरेंट्स के साथ या सिर्फ हस्बैंड के साथ ऐसा टाइम इतना मिलता नहीं था, बिकॉज यू हैव टू मीट एवरीवन इन दैट स्मॉल टाइम पीरियड। जब सब रिलेटिव्स को जाके मिलना है, हर चीज करनी है, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आए। लेकिन मुझे लगता है कि चैलेंजेस की अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर चैलेंजेस बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं, और वही मेरे केस में हुआ। प्रांजल जी की हॉबीज क्या हैं? सॉरी, आपकी हॉबीज क्या हैं? मुझे पढ़ना पसंद है, रीडिंग, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज स्पेशली। आई रियली लाइक टू रीड अदर्स हाउ दे स्ट्रगल्ड इन देयर लाइफ। मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है यूट्यूब पर, और दोस्तों के साथ ऐसे ही बातें करना, टाइम ऐसे ही बिता देना कि पता ही न चले टाइम कैसे चला गया। जेएनयू में ढाबा पर जाके चाय पीना और बहुत वॉक करना, एक आराम से जो वॉक होता है, बातें करके, गाना वाना गा के, तो ये सब मुझे बहुत मजा आता है। अगर हम जानना चाहें कि एक मोमेंट जो आपकी जिंदगी की सबसे खास मोमेंट है, द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड बी दैट मोमेंट? हाँ, ओके, Danish, actually I am someone, I don't know whether there is any one particular moment. I believe in enjoying every day, and in fact the moments which others tell me कि ये तुम्हारे लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट है, जैसे मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो ये सब मेरे लिए मुझे जब अगर मेरा रोज का टारगेट जो रोज का डिसाइड किया है वो अगर मैंने पूरा किया तो उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। और
मुझे लगता है मैं बहुत सारे मोमेंट होंगे खुशी वाले। ओके, शादी तो भी एक हो सकती है। आपके लिए या आपके हस्बैंड के लिए भी? फॉर हिम आल्सो, एंड मैं ही उनके बिहाफ पर बोल रही हूँ। I'm just kidding. I'm just kidding. खुशी चेहरे पर ऐसे झलक रही थी कि स्माइल देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, और कैमरामैन को बोलना ही नहीं पड़ रहा था कि स्माइल करो। ओके, नो आई वाज जस्ट किडिंग। ओके, तो एक टची मोमेंट अगर आपसे जानना चाहें, व्हाट इज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर यू? सॉरी, वन मोमेंट व्हिच इज वेरी इमोशनल फॉर यू। I think when I went for the first time to stay in the hostel in my childhood, पेरेंट्स को छोड़ के, और जो मुझे दिखाना भी नहीं था उनको इमोशंस, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत खुद रो रहे थे और मैं बिल्कुल नहीं रो रही थी, और मैं बाद में आके जो रोना शुरू किया था मैंने अपने अकेले में, वो मुझे आज भी उतना अच्छी तरीके से याद है, और मुझे आज भी उतना फील होता है वो चीज। एक शरारत बचपन की जो आपके पेरेंट्स आपको रोज रोज याद करवाते हैं और सब मजे लेते हैं। मैं जब बहुत छोटी थी और मुझे तब दिखता था, और बचपन से ही मैं थोड़ी पता नहीं, मैं खुद को बहुत बड़ा समझती थी बचपन से ही। तो मेरी जो दोस्त थी उसकी मम्मी उसको लेने नहीं आई थी, और वो बहुत रो रही थी, और कोइंसिडेंटली मेरे मम्मी को भी मुझे लेने आने के लिए बहुत लेट हो गया था, और मैं उसको लेके उसके घर छोड़ने गई थी, और यहाँ मेरी मम्मी पूरा कहाँ मुझे नहीं ढूंढ रही थी। आज तक भी मुझे सुना थी कि तभी तूने तो हमारे एकदम पसीने छुड़वा दिए थे। इंटरेस्टिंग वन। आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? व्हाट डू यू थिंक द आपकी जो सक्सेस है, हु हेल्प्ड यू अ लॉट? I think there are many people. मेरे parents, they are really who trusted me a lot. My husband who supported me a lot. My brother, my very very dear friends in JNU, of school and college. बहुत अच्छे दोस्त जो उनको मैं कितनी भी बुरी चीज खुद से बता सकती हूँ, and you know they will support me and they supported me. मेरे सब teachers, they showed interest, they showed faith in me. मेरी रूममेट, she really kept chilled in my room, बहुत एक chilled atmosphere in my room, जो मुझे फिर उसको देख के लगता था अरे लाइफ में टेंशन लेने वाली कोई चीज नहीं है। मेरे सब हॉस्टल में, मेरे मेस के स्टाफ, वो इतना प्यार से खिलाते हैं जैसे लगता है कि वो एकदम पर मैं घर में ही हूँ। मेरी राइटर जिसने मेरे एग्जाम लिखे, और सब मेरे बहुत सारे दोस्त, और राइसापु इकेदा, ये एक ऐसी शख्सियत है कि मैं उनको बहुत रीड किया मैंने उनको। ये एक फिलोसोफर है, पीस बिल्डर है, जिनका नाम लास्ट ईयर नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट हुआ था, एंड वो अपनी लाइफ में इतना बड़ा एग्जाम्पल दे चुके हैं कि आप क्या नहीं कर सकते जिंदगी में, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इनका मैं रीड करती हूँ, इनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। तो ये एक इंसान, दाइसाकु इकेदा, डॉक्टर दाइसाकु इकेदा, ऑल दिस पीपल रियली सपोर्टेड मी, एंड मैं जो कुछ है मैं इनके वजह। प्रांजल, आपने एक बार मुझे भी कांटेक्ट किया था, आप रेडियो जॉकी बनना चाहते थे, तो क्या हुआ फिर? वो एक शौक था या कैसे था वो? हाँ, वो एक शौक ही था, और तभी मेरी शादी का मैंने जल्दी पास आई थी, तो उस शॉपिंग में मैं बिजी हो गई, और फिर मैं एकदम ये चीज रह गया। उसके बाद कुछ महीनों बाद फिर याद आया फिर, लेकिन तभी फिर से लगा कि क्या दानिश को पहले बोला और तभी कुछ किया नहीं, तो फिर मैंने हिम्मत नहीं की फिर से कोई करने की। चलो, हम रैपिड फायर की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले एक दो सवाल और हैं कि आप आने वाले टाइम में क्या हमें प्रांजल जी की ऑटोबायोग्राफी, या फिर आपका डिसेबिलिटी डिस्कोर्स के ऊपर कुछ लिखने का, या फिर इन जनरल इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर लिखने का कोई प्लान है, या आपने कुछ लिखा है? हाँ, मुझे मेरे जर्नी पर लिखना बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसको बहुत टाइम है, और थोड़ा जर्नी एक डिफरेंट एस्पेक्ट देख लो लाइफ के, उसको रियलाइज कर लूं, तो और मेरा लाइफ उतना वर्दी हो कि मैं उसको लिखूं और कोई उसको पढ़े।
वैसा लाइफ बनाने तक मैं थोड़ा रुकूंगी। और मुझे बिल्कुल एक आई डोंट नो मैं उसको ऑटोबायोग्राफी कहूँ या ना कहूँ, बट एक जर्नी मुझे लिखना बहुत पसंद आएगा और मैं ऐसा सोच सकती हूँ फ्यूचर में। तो अब समय है आपके साथ रैपिड फायर खेलने का, जिसमें हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे। आपको दोनों में से एक आंसर देना है और या फिर आप पास भी कर सकती हैं। ओके, सो आर यू रेडी? यस। ओके, पहला सवाल, अगर आपको इन दोनों में से किसी एक से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलेंगी? स्मृति ईरानी जी से या श्रेया घोषाल से? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी से। I'll tell you the reason. स्मृति ईरानी, I'll tell you the reason. I think श्रेया घोषाल से मैं थोड़ा ऐसे ही मिल सकती हूँ अगर कोशिश करूँ तो, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, वो भी मुंबई में रहती है और उस एक कॉलेज में जो पढ़ी थी वहाँ से मैं किसी को जानती हूँ, तो उसको मैं मिल सकती हूँ। शी इज वेरी स्वीट। बट आई थिंक अगर मैं स्मृति ईरानी से मिलकर अगर उनसे कुछ बात कर पाऊँ तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी एंड मे बी फॉर एनी पॉलिसी और समथिंग, आई डोंट नो, बट या आई विल प्रेफर टू मीट हर। ओके, वैसे जेएनयू वाले कतराते हैं उधर जाने के लिए। ओके, जोक्स अपार्ट। ओके, अनदर क्वेश्चन, अगर आपको मौका मिले तो इनमें से क्या प्रमोट करेंगी, ब्रेल या टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी एंड ब्रेल। ब्रेल या टेक्नोलॉजी? तो आई थिंक आई डू प्रीफर ब्रेल इन माई पर्सनल लाइफ, बट आई थिंक फॉर sustainable and faster process, I'll promote technology. Technology, okay. Third question, आपको क्या लगता है इनमें से डिसेबल कम्युनिटी के प्रति कौन ईमानदारी एवं जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से नहीं कर पाए, लोगों को अवेयर करने में या फिर तमाम इश्यूज को पिक करने में, मीडिया या पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स? मतलब ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस मैं एक ऑप्शन में रख रहा हूं और मीडिया दूसरे में। तो कौन सक्सेसफुल नहीं रहा? हाँ, कौन लोगों को अवेयर करने में अपनी जॉब उस तरीके से नहीं कर पाए जैसे उनको करनी चाहिए थी? दोनों, माने मीडिया भी और पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट भी। ये ऑप्शन तो आपके पास है नहीं दोनों का। ज्यादा आई थिंक I have to choose one. जी। So, politicians and bureaucrats. Politicians and bureaucrats. तो इसको भी आप बताना चाहेंगे क्यों, या आगे बढ़ूं? Because they make policies and they implement policies. तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मीडिया, मुझे लगता है मीडिया में बहुत पावर है, लेकिन it is also the reflection of the society. तो first onus will lie on politicians and bureaucrats. अगर आपको एक चांस मिले फॉरेन में जाने का, घूमने के लिए, तो आप किसके साथ प्रेफर करेंगी, अपने पेरेंट्स या हस्बैंड? इजी क्वेश्चन। Very wrong, very wrong. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। Why both? Why not both? I'll take both. नहीं, बोथ नहीं ले जा, आपको टिकट ही 2 मिलेंगी बस। आपको जा पेरेंट्स के साथ जा सकती है, या आप हस्बैंड के साथ, दोनों में से एक के साथ ही। Okay. I'll go with my husband and I'll also buy then later a ticket for my parents. डिप्लोमेटिक हो रही हैं आप अभी से ही। I think it's very obvious. ठीक है, I'll go with my husband. हस्बैंड, ओके। लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा। इनमें से आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, गुलाब जामुन या आइसक्रीम? आइसक्रीम। चलो फिर हम जब मिलेंगे तो आई विल गिव यू आइसक्रीम
दैट्स माय प्रॉमिस। एंड आपसे पार्टी भी हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजल जी, ढेर सारी बातें करने के लिए, अपनी लाइफ की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिसनर्स के साथ शेयर करने के लिए। आई एंजॉयड दिस इंटरव्यू, आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड दिस इंटरव्यू एंड लिसनर्स को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और हमें हमारे साथ टाइम शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजल जी आपका। थैंक यू। या दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे प्रांजल पाटिल जी से, जिन्होंने यूपीएससी में इस बार उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है और उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने हमें बहुत डिटेल्ड बताया और तमाम लोग उन्होंने जो हमें टिप्स दिया है, उम्मीद है कि आप लोगों को उससे काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा और आने वाले समय से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं प्रांजल जी से, तो वो भी हम आशा करते हैं कि पूरी होंगी। बहरहाल इस शो को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो को आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं रेडियो उड़ान एक मुलाकात विद प्रांजल पाटिल और इसी तरह सुनते रहिए। अगला प्रोग्राम बिल्कुल तैयार है, मुझे दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम में फिर मिलूंगा किसी और शख्सियत के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान। बदलता दो तो बदलेगा समाज की सोच को। बदलता दो जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर।